चलिए, आप सभी का वेलकम है। सेशन में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका झारखंड में जनजातीय विद्रोह और राष्ट्रवादी संघर्ष, ट्राइबल्स रिवोल्ट इन झारखंड एंड नेशनलिस्ट स्ट्रगल। देखिए, ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जनजातीय विद्रोह जितने हुए हैं, इन जनजातीय विद्रोहों को एक बार, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा, यहाँ पे विद्रोह में दो ही विद्रोह यहाँ दिया हुआ है। एक विद्रोह दिया हुआ है बिरसा मुंडा का विद्रोह, एक दिया हुआ है बिरसा मुंडा का विद्रोह, मतलब बिरसा मुंडा आंदोलन, और एक दिया हुआ है टाना भगत आंदोलन। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है उसको अलग से नहीं दिया पढ़ने के लिए। दूसरा आपका है टाना टाना भगत आंदोलन। भगत टाना भगत आंदोलन, आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा विद्रोह है आपका संथाल विद्रोह। लेकिन जो संथाल रिवोल्ट है, वो संथाल रिवोल्ट को अलग से नहीं दिया सिलेबस में। ये बहुत आश्चर्य की बात है। मतलब जब भी जेपीएससी का है, लेकिन यहाँ पे जो संदर्भ होगा, यहाँ जो रेफरेंस होगा, वो झारखंड नहीं होगा, वो पूरा नेशनल होगा। ठीक है, झारखंड में विद्रोह हुआ है, झारखंड लेकर चलेंगे, जेपीएससी का है, लेकिन हमारा जो अप्रोच होगा वह राष्ट्रीय होगा। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह से पहले बहुत बड़ा विद्रोह है, और इस विद्रोह को शामिल नहीं किया गया है 1857 से पहले। 1855-56 में 1855-56 में एक ऐसा विद्रोह होता है जो मतलब कब निर्णायक माना जाता है, तो इस विद्रोह को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ पे हमारा ये कहना है कि ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाएगा विद्रोह से, और आप देखिएगा पूछा जाता रहा है, और मैक्सिमम जो संभावना है सवाल पूछने का वो विद्रोह से ही होगा, और वो पहला संभावना, जो पहला स्टार लगेगा, होगा आपका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बाद जो जाएगा वो आएगा टाना भगत, और टाना भगत के बाद हो जाएगा जातीय विद्रोह पे। तो जातीय विद्रोह जो पूरा एक श्रृंखला है, सीरीज है, उसको सब मिला करके लिखना है। ये बहुत चैलेंजिंग टॉपिक है, क्योंकि आपको बहुत कम शब्दों में कहा जाए कि मात्र 600 वर्ड में, मात्र 600 वर्ड में आपको सारी बात देना है। ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक से आने की संभावना है ही, क्योंकि पिछले बार लगातार दो बार से इन द सेंस 3 बार से 8 जेपीएससी, 7 से 10वीं जेपीएससी, और फिर 11 से 13 जेपीएससी, ये तीनों बार में बिरसा मुंडा ही पूछा है। तो तीनों बार में बिरसा मुंडा पूछा है, तो संभावना कि जब अगली बार एग्जाम हो तो या तो सवाल आएगा जनजातीय विद्रोह से, या सवाल आएगा टाना भगत विद्रोह से। जान लीजिए। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का आंसर फॉर्मेट है, जो मेरा अपना स्टाइल है, हम मेरा मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो नॉलेज से ज्यादा, ज्ञान से ज्यादा एग्जाम महत्वपूर्ण है। हम एग्जाम में कैसे अच्छा कर पाएंगे, एग्जाम में कैसे बेस्ट कर पाएंगे। तो ये जनजातीय विद्रोह का जो आंसर फॉर्मेट है, उस आंसर फॉर्मेट को आप देखिए, और इसी आंसर फॉर्मेट को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला परिचय होगा, और दूसरा जनजातीय विद्रोह के कारण होंगे। जनजातीय विद्रोह का जो कारण है वह 4 से 5 टॉपिक कॉमन है, लेकिन अगर देखा जाए तात्कालिक कारण, तो संथाल विद्रोह का अलग है, मुंडा का अलग है, टाना भगत का अलग है, तेलंगा खड़िया का अलग है, भूमिज विद्रोह का अलग है, सरदारी मूवमेंट का अलग है, चुनाव विद्रोह का अलग है, हाल विद्रोह का अलग है। मतलब इस सारे विद्रोहों का तात्कालिक कारण थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो विद्रोह का कारण रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे विद्रोह का स्वरूप। आखिर जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, जितना विद्रोह झारखंड में हुआ, इतना विद्रोह हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ।
चंपारण में एक बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है मूवमेंट, वो था पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। और आपका मध्य प्रदेश में आदिवासी है, महाराष्ट्र में आदिवासी है, राजस्थान में आदिवासी है, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह नहीं हुआ। इसका मतलब कि जो झारखंड के आदिवासी थे या झारखंड के सदान थे, यहाँ के लोगों का जो मिजाज था और यहाँ के लोगों का जो टेम्परामेंट था, वो था कि सत्ता, जो गोरे लोग हैं, जो अंग्रेज दीकू कहा, तो इन दीकुओं की सत्ता स्वीकार नहीं करना। तो कैसा विद्रोह का स्वरूप बात करेंगे। क्या हुआ विद्रोह, तो अगर विद्रोह हुआ तो उसका फायदा क्या हुआ या क्या हुआ। संथाल विद्रोह जब हुआ तो संथाल विद्रोह के बाद ही बनाया गया संथाल परगना। संथाल परगना बनाने का उद्देश्य ही था किसी भी तरह से ये जो आदिवासी एरिया है, जो क्षेत्र है, उसका विकास। तो संथाल परगना बनने का उद्देश्य क्या था, संथाल परगना बनने, और ऐसा नहीं बनता, शायद वो विद्रोह नहीं होता तो नहीं बनता। या दूसरा बात, जो CNT एक्ट है 1908 का, अगर बिरसा मुंडा का विद्रोह नहीं होता, क्योंकि बिरसा मुंडा के विद्रोह के मूल में जो कारण था, वो कारण था जमीन। और बिरसा मुंडा को ये आश्वासन दिया गया था, चक्रधरपुर में दिया गया था आश्वासन कि हम आपकी जमीन संबंधी, आपकी मतलब मुंडाओं की नहीं बल्कि सभी आदिवासियों की, तो मुंडाओं की अथवा जो आदिवासियों की जमीन संबंधी समस्या है, उस समस्या को हम सुलझा देंगे और हम आपको इससे राहत दिलाएंगे। हुआ कुछ नहीं, लास्ट में इन्होंने अपना विद्रोह किया, और विद्रोह इतना चमत्कारी नेतृत्व था बिरसा मुंडा का। विद्रोह बाद जब अंग्रेज ने कहा कि विद्रोह जो हो रहा है, तो विद्रोह का कारण क्या है, कारण है लैंड। कारण क्या है, ये कारण है लैंड इशू। तो लैंड इशू में क्या करना है, तब लाया गया कानून कर्नाटक टेनेंसी एक्ट, और उसके द्वारा जितने भी आदिवासी थे उन आदिवासियों की जमीन को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज के समय में भी CNT एक्ट इतना कारगर है कि अगर ये अधिनियम नहीं रहे तो झारखंड के आदिवासियों की जमीन बचेगी नहीं। गरीबी हो तो शराबखोरी है, मद्यपान, और यहाँ के सदा या यहाँ के बाहरी लोग इस आस में बैठे रहते हैं कि कोई आदिवासी जमीन बेचे, जमीन बेचा तो खरीद। तो आज आदिवासी के पास ये जमीन है, उसके पीछे न पीछे कारण जो है वो आपका CNT एक्ट है, और इस एक्ट के पीछे कारण जो है वो बिरसा मुंडा का विद्रोह है। तो बिरसा मुंडा को भगवान का दर्जा दिया गया, तो दर्जा ऐसे नहीं दिया गया। बिरसा मुंडा को जो भगवान का दर्जा दिया गया, वो भगवान ही थे आदिवासियों के लिए। अगर गहराई से सोचिएगा तो बहुत बड़ा क्रांति हुआ है वो विद्रोह, और उस विद्रोह के बाद ही CNT एक्ट बना। तो हमारा यहाँ पे बात है कि इसका परिणाम क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या हुआ। प्रमुख विद्रोह, चूंकि यहाँ विद्रोह पूरा विस्तार संभव नहीं है, क्योंकि जनजातीय विस्तार संभव यहाँ पे नहीं है। तो जनजातीय हम विद्रोह कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सारे विद्रोह के बारे में थोड़ी चर्चा कर देंगे, लेकिन घटनाक्रम संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है कि जनजाति की संथाल विद्रोह या इतना, कम से कम 10 बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं, तो 10 बड़े विद्रोहों का घटनाक्रम इस क्वेश्चन में लिखना संभव नहीं है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है पूरे आंसर फॉर्मेट में विद्रोह को लिखना, ताकि किसी एक विद्रोह को लिखना। अगर किसी एक विद्रोह का व्याख्या हम करेंगे, बड़ा करेंगे, तो वो संभव ही नहीं हो पाएगा। उसके बाद है प्रमुख विद्रोह, उसके बाद झारखंड का मैप बना देंगे। देखिए अब खेल शुरू हो गया मैप का। जब आप मैप ऑफ झारखंड बनाते हैं तो आप वहां पे दिखाते हैं कि कौन सा विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, कौन सा विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ, और उसके बाद विद्रोह क्या सफल रहा, तो कभी नहीं। विद्रोह की आंशिक सफलता तो हो सकती है, लेकिन पूर्णतः कहीं भी विद्रोह सफल नहीं रहा। इसीलिए कहा गया कि आंशिक सफल तो है, लेकिन विद्रोह असफल हो गया, और इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना है। और फिर निष्कर्ष तो हम बार बार ये बोल के रखे हैं कि निष्कर्ष हमारा नहीं होगा, निष्कर्ष आपका होगा। जब आप निष्कर्ष लिखें तो आप समझिए कि आपको क्या लगा। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं ना, हमारा थोड़ी कॉपी पेस्ट किया। निष्कर्ष आप लिखिए अपने शब्दों में, आपने जो इन विद्रोहों का कारण, इन विद्रोह का स्वरूप, इन विद्रोह का परिणाम, इसका घटनाक्रम,
या जो देखा, जो असफलता देखा झारखंड संदर्भ में, वो आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है तात्कालिक परिवेश में कैसा हुआ, अच्छा हुआ, तो ये पूरा आंसर फॉर्मेट है इसका, इस टॉपिक का आंसर फॉर्मेट है, हम लोग जो करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, कुछ मैप दिखा के हम बात करते हैं, क्योंकि वास्तव में ये जो है उस विद्रोह क्षेत्र आप समझे, मान लिया झारखंड का मैप है, झारखंड मैप में यहाँ पे संथाल परगना दिखाई पड़ रहा है, तो संथाल परगना में संथाल विद्रोह का जितना असर था उतना असर इस एरिया इधर भी रहा होगा हल्का फुल्का, क्योंकि ऐसा दस्तावेज नहीं हमारे पास है जो हम ये पता लगा सकें ये विद्रोह कितना बड़ा कहाँ था, लेकिन संथाल परगना क्षेत्र में संथाल विद्रोह काफी निर्णायक था। यह रांची और खूंटी एरिया में बिरसा मुंडा का विद्रोह बहुत निर्णायक था। तो हमेशा एक क्षेत्र या टाना भगत का जो मूवमेंट है छोटानागपुर एरिया में बहुत निर्णायक था। तो सारा बिरसा मुंडा विद्रोह बहुत निर्णायक था। मान लिया जाए कि यहाँ एरिया में तिलंगा खड़िया तिलका मांझी का आप देखिएगा, तिलका मांझी चौक अभी भी यहाँ जो भागलपुर का क्षेत्र है वहां पे तिलका मांझी चौक है भागलपुर में, और तिलका मांझी को फांसी दिया गया था। का मतलब क्या, तिलका मांझी का जो वो उसका जो केंद्र है वो एक था। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे थोड़ा सा मैप के सहारे की कहां पे कैसे हुआ, और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह कहां कहां पे, उसकी जो इंटेंसिटी है वो यह तिलका मांझी विद्रोह हुआ। आप समझिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किस समय 1784 1785 में ही अगर कोई व्यक्ति, कोई आदिवासी अंग्रेज के खिलाफ जो कि रिसोर्स विहीन या उतना कोई रिसोर्स नहीं है फिर भी लड़ पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमको रहना है क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे अगर मान ली तिलका मांझी मूवमेंट का बहुत विस्तार से हम वर्णन करेंगे तो वो संभव नहीं होगा, या बिरसा मुंडा का संथाल विद्रोह का, या तो चेरो का विद्रोह का, या भूमिज आंदोलन का, या बाकी अन्य जो भी चुआड़ विद्रोह हुआ, सारे विद्रोहों का। लेकिन हम सारे विद्रोहों का यहाँ पे प्रयास करेंगे कि नाम लिखेंगे बस। हमको किसी भी कीमत पे, किसी भी एंगल से हमको हमारा आंसर फॉर्मेट है उसकी, अगर आप फॉर्मेट रहेंगे तभी आपको मिलेगा, आप इससे भटकेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। तो आज के टॉपिक में जो टॉपिक है उसका जो आंसर फॉर्मेट है हम लोग इसी को फॉलो करेंगे। तो देखते हैं धीरे धीरे इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिचय है। तो बंगाल की दीवानी, आपको पता होगा 1765 में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के बीच और अंतिम मुगल बादशाह के बीच, और वह था इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि पे जब साइन हुआ तो वहां पे जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। अब जब बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, बंगाल तत्कालीन अभी का जो बिहार है सो और झारखंड, सारा क्षेत्र का टैक्स कलेक्शन का अधिकार किसको मिलेगा, अंग्रेजों के पास, और इसका अपना एक वार्षिक तय कर दिया जाएगा और मिलेगा। बंगाल की दीवानी पाने के लिए अंग्रेज काफी उत्सुक थे। इसी बंगाल क्षेत्र में झारखंड का वर्तमान क्षेत्र आता था। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि मुगल सम्राट शाह द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को मतलब दीवानी का मतलब क्या, टैक्स वसूलने का अधिकार, दीवानी का मतलब क्या, टैक्स वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को सौंप दिया। इससे झारखंड अंग्रेजों के आधिपत्य में आ गया। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा टैक्स, जब रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मिल गया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर आ गया पैसा वही लोग कलेक्ट करेगा। अब इसमें कैसे करेगा कलेक्ट, बिचौलियों से, जमींदारों से, और जो पैसा को नहीं देगा उसको कष्ट होगा, जनता को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उस पर केस होगा,
हट जाएगी तो बहुत सारा एक अत्याचार शुरू, अत्याचार का जो जड़ है वह जड़ है इलाहाबाद की संधि। और 1765 के बाद से ही जो झारखंडी आराम से सुकून चैन से रह रहे थे उनका सुकून छिनना शुरू हो गया। जंगल पे बैन लग गया, वन अधिकार कानून आ गया, अब जंगल में आप काट नहीं सकते हैं। तो बहुत सारी बातें इसमें है। तो ये अगला हम लोग देखते हैं झारखंड। अंग्रेजों ने झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अब देखिए, अगर आपका सामाजिक कोई करेगा, आर्थिक करेगा, थोड़ा सा चुप रहेगा, लेकिन कोई धार्मिक करेगा इंटरफेयर और कल्चरल इंटरफेयर करेगा तो शायद यह संभव नहीं होगा। इसे जनजातीय लोगों में असंतोष फैला। 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 19वीं शताब्दी के अंत तक झारखंड में जनजातीय विद्रोह काफी हुआ। तो यहाँ से शुरुआत होता है। अब देखिए विद्रोह का कारण, देखिए अगर विद्रोह का कारण हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ में तो शायद उतना नंबर नहीं आएगा। टेक्निक है हर जगह लिखने का, तो लिखने का टेक्निक क्या है? लिखने का टेक्निक ऐसा है कि जो टीचर है वो टीचर को आराम से समझ में अच्छे से बात आ जाए। तो अब यहाँ पे पॉइंट वाइज देखिए, हमको ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत नॉलेज हो गया तो क्या कर लीजिएगा, नॉलेज आपसे बड़का बड़का यहाँ सब बैठा हुआ है, मतलब नहीं है। जो सिविल सेवा की परीक्षा है वहां सफलता से मतलब है, और सफलता मिलता है मार्क्स से, और मार्क्स आता है राइटिंग लिखने से। लिखते कितना अच्छा आप थे। अब विद्रोह का कार्य उसको लिखिएगा पैराग्राफ तो शायद कोई पढ़ेगा ही नहीं। यहाँ लिखेंगे पॉइंट वाच। तो पहला पॉइंट, नवीन राजनीतिक व्यवस्था, इसके लिए जनजाति मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अचानक इलाहाबाद की संधि के बाद पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है बदल गया बंगाल का, जिस बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा सारा शामिल था, और इसको मेंटली स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। क्या सोचेगा, बिचौलियों को भेजा जाए गांव में, देहात में, वो क्या करेगा? वो तो पैसा वसूलना है टैक्स, और उसके केस में तंग करेगा, परेशान करेगा, मारपीट भी करेगा। यहाँ तक कि लोग सुनने में आता है कि लोग आते थे झुंड का झुंड बना के। जैसे आज देखिए, आज गांव में क्या हो रहा है, हर गांव में क्या हो रहा है, जो लोन देने वाले लोग जो है महिला मंडल को, और जो लोन देने वाले सारे गांव में घूम रहे हैं। जैन दलाल लोग जाता है, अब पैसा मांगता है, पैसा नहीं देगा तो उसको कुछ उठा ले सामान, गाली गलौज बेइज्जती आप हर गांव, झारखंड के अभी हर गांव में दिखाई पड़ रहा। महिलाएं ने लोन ले रखा है और लोन का पैसा चुकाने के लिए एजेंट आता है, जाता है, तो सुबह सुबह पहुंच जाए घर में आपका और गाली गलौज करे। तो इस प्रकार का सिस्टम बनना शुरू हुआ, और यहाँ शुरू हुआ, उसको मेंटली रूप से लोग सार करने के लिए तैयार नहीं थे। न्यायिक व्यवस्था जिसका दुरुपयोग अशिक्षित आदिवासियों के शोषण किया गया। झारखंड भारत में आज भी जो जुडिशियल सिस्टम है बहुत जटिल है। आपको न्याय पाना है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, संभव नहीं कि आप पाएंगे, नहीं करेंगे आप। सुप्रीम कोर्ट तो आप समझिए कि संभव ही नहीं है। चलो, तो आदिवासियों का शोषण यहाँ भी हो रहा था। शोषण अलग, विशेषकर पुलिस दमन और भ्रष्टाचार। पुलिस के पास जाइएगा आप और जाएगा जमींदार, किसका सपोर्ट करेगा? पुलिस सपोर्ट करेगा, पैसा देगा, जमींदार पैसा पहुंचा दे थाना में। अब थाना वाला जो है तो उल्टा इसी को फंसा दिया, इसी को डाल दिया। दुष्टता की सारी हदें पार की जा रही थी, इसीलिए कहा कि जटिल न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक शोषण ये खूब हो रहा था। नवीन आर्थिक नीति के तहत भूमि व्यवस्था में परिवर्तन, जिसके कारण भूमि अब व्यापार की वस्तु बन गई, और सारा जो जड़ था वो जड़ क्या था? वो जड़ था जमीन। कैसे भोले भाले आदिवासियों के साथ साथ जो झारखंड के मूल निवासी है उनकी भूमि से हड़पा जाए, कैसे हड़पा जाए, और हड़पने की व्यवस्था चल पड़ रही थी। जड़ में जमीन था, लगान का टैक्स में वृद्धि 3 गुना, 3 टाइम्स लगान, 3 टाइम्स टैक्स इंपोज किया गया, 3 टाइम टैक्स इंपोज कर दिया गया। लगान कितना? 3 गुना। और लगान आप चुकाइए, लगान नहीं चुकाना पा रहे हैं तो कर्जा लीजिए और कर्ज चाहिए। अब लगान अदायगी के लिए कर्ज लीजिए और चुकाइए। कर्ज कहां से लेंगे? सामान बंदी रखो, सोना चांदी, और नहीं तो फिर जमीन बंधक रख के कर्ज लीजिएगा, लगान चुकाइएगा, और टाइम पे अगर आपने नहीं चुका पाया तो जमीन उसका, तो फिर लगान
जमीन हाथ से निकल गया, अब क्या कर रहे हैं, भागे भागे काम करने के, दिहाड़ी किए, दिहाड़ी में बीमार पड़ गया, वहां समस्या, बेटी की शादी करना है, खाना भी खाना है, चुकाना है, ये दोहरा मार पर पड़ना शुरू हुआ। ठीक है ना, विद्रोह ऐसे ही हुआ। अब महाजनी शोषण, बिचौलियों का उदय, बिचौलियों का उदय जब भी हुआ है समाज में, तो समाज को खोखला ही किया है, और बिचौलियों द्वारा अंग्रेजों का साथ देना, और बिचौली और अंग्रेज भाई भाई दलाल थे, अंग्रेज के भाई भाई। अंग्रेज का मतलब था कि भैया टैक्स वसूलो, हमको अधिकार मिला है इलाहाबाद की संधि के बाद, तो मेरा काम है टैक्स वसूलना, हम टैक्स वसूलेंगे, अपनी झोली भरेंगे, उसके लिए किसान को जो करना पड़े, और गलती से पड़ जाए, बारिश नहीं हो, मानसून नहीं आए, क्योंकि आज कृषि निर्भर है मानसून पे ही, तो सारी समस्याओं, ये पॉइंट दिखा दिया आपको, ये सारा कारण था। पॉइंट ये है कि प्रशासनिक अधिकारी का जो वर्ग था उसका उदय हो गया। इनका काम था जमींदारों का संरक्षण देना। जो बड़े बड़े अधिकारी बन के आ रहे थे, डिप्टी कलेक्टर या जो अनुमंडल के हेड बन के आ रहे थे, जज बन के आ रहे थे, वे लोग का हाजिरी लगा कर जमींदार लोग, जमींदार के पास जमीन थी, गए हाजिरी लगाए, माल पहुंचा दिए, पैसा पहुंचा दिए, अनाज पहुंचा दिए, अधिकारी खुश हो गया, अधिकारी का सपोर्ट। आदिवासी जो पहाड़ी अंचलों एवं जंगली क्षेत्रों में रहते थे, वन संसाधन पर उनका पूरा अधिकार था। अब लेकिन अब क्या हुआ, नवीन आ गया वन कानून, और अब इस कानून के तहत उत्पादन कर लगाया जाएगा, मतलब जंगल पे आपका अधिकार नहीं लगाया गया। अब नया आ गया है आबकारी कानून और वन कानून। अगर वन को भी आप प्रयोग कीजिएगा तो वहां पर टैक्स देना पड़ेगा, करना मना कर दिया। अब जिसका अधिकार था जंगल पे, जिसका यहाँ की लकड़ी, जहाँ के पत्ते, जहाँ के लाह, जहाँ के जंगली जीव को मार के जीवन उसी पर टिका हुआ, और जंगल को रोक दिया गया। तो हर तरह से आदिवासियों और सदानों पे एक तरह से अंक लगाया गया, जो कि फिर बाद में विद्रोह का कारण बना। अगला, भूमि सुधार का वादा, सबसे अच्छा है बिरसा मुंडा। से सरदारी मूवमेंट में जो वादा किया गया था, वह वादा था भूमि सुधार का वादा, कि आदिवासियों की भूमि संबंधी जो समस्याएं हैं हम उसको सुलझाएंगे अथवा सुलझाने में सहयोग करेंगे। लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ये प्रॉमिस अगर नहीं होगा तो वादा किया, फिर क्या हो गया, वादा खिलाफी हो गया, यहां से भी विद्रोह शुरू हुआ। अब बाद में बिरसा मुंडा को लगा कि हमारा कोई फायदा नहीं, ये जो सरदारी मूवमेंट था इसको इतना सपोर्ट किए, कोई फायदा नहीं, खुद से मूवमेंट करेंगे। और फिर मुंडाओं को या मुंडाओं के साथ साथ को, या वो जो आदिवासी जो चाह रहे थे कि बिरसा मुंडा का सपोर्ट करेंगे, बिरसा मुंडा का सपोर्ट किए, विद्रोह हुआ, बड़ा विद्रोह हुआ। तो कारण विद्रोह, ईसाई मिशनरी, उसके बाद अंतिम जो प्रहार है वो ईसाई मिशनरी। अब अंग्रेजों को एक मौका मिल गया हिंदुस्तान में आने का, और जैसे मौका मिला तो लगा कि भाई यही अच्छा मौका है, और भोले भाले आदिवासी हैं, इन सारे आदिवासियों को ईसाई बना दो। घूम लीजिए आप, कराची में जितना मंदिर है उतना उससे वैसे चर्च है। कराची में जितना मंदिर दिखाई पड़ता है उससे ज्यादा चर्च मिलेगा आपको। तो सारे ईसाई मिशनरी आए। अब ईसाई मिशनरी ने क्या किया, एजुकेशन का बहाना कि हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाया भी, ऐसा बात नहीं है नहीं पढ़ाया, पढ़ाया भी, एजुकेशन हम देंगे, हेल्थ केयर, आपके स्वास्थ्य के लिए हम काम करेंगे, और किया भी, ऐसा बात नहीं। ईसाई मिशनरियों ने जो प्रॉमिस किया वो किया भी। ईसाई मिशनरियों ने प्रॉमिस किया हम आपके बच्चे के, आपके परिवार की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे फ्री। आदिवासी लोग में पड़ गए कि भाई सही है, भाई हमारा बच्चा पढ़ेगा, कुछ ज्ञान सीखेगा, कहाँ भेजो, ईसाई मिशनरी स्कूल में। यहाँ पे क्या होता है, वहां ईसा मसीह, जो पारंपरिक जो वन, जो प्रकृति की पूजा था या भगवान की पूजा था, सब बंद कर दिया गया। अब रहा यीशु मसीह का गुणगान। तो ईसाई मिशनरियों ने भी शिक्षा काम पे, स्वास्थ्य पे अपनी गतिविधियां बढ़ाई, जिसने आदिवासियों की संस्कृति, अब बाद में लगा कि हमारा कल्चर खत्म हो रहा है, तो उनका उनके धर्म पे चोट हुआ, उनके दिमाग में सांस्कृतिक खतरे का आशंका पैदा कर दी। बाद में लगा कि हम लोग फंस चुके हैं, उन आदिवासियों को लगा ऐसा कि अरे हम तो फंस चुके हैं, क्योंकि हमारा धर्म कुछ और था, हम सरना वाले थे, और सरना वाले क्या बन गए, सरना वाले कन्वर्ट होकर बन गए क्रिश्चियन बन गए। तो सरना वाले थे वो सरना क्या हो गए, सरना भी बन गए,
आप देखते हैं अभी अभी जो झारखंड की आदिवासी जनजाति है उसमें से 25% क्या है, 25% सरना को मानते नहीं है, 25% मानते हैं सरना को। ये 25% आबादी जो ईसाई बन चुकी है, यह कहाँ का देन है? यह देन है ईसाई मिशनरियों का। ईसाई मिशनरियों ने खूब धमाल किया यहाँ पे, और जो बन बाकी लोग पे सदम ने भी ट्राई किया, नहीं बन पाए। अपर कास्ट के लोगों, ब्राह्मणों पर, राजपूतों, भूमियारों पर ट्राई किया, लेकिन लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन आदिवासी जो भोले भाले आदिवासी थे, इनके चंगुल में आ गए और फिर धर्म के नाम पे इनको बनाया गया आदिवासी। बाद में आदिवासियों के साथ हुआ, ये हमारे कल्चर पे चोट कर रहा है या हमारे कल्चर पे इंटरफेयर कर रहा है। जो हमारा सरना है, हमारा जो जंगल है, हमारा जो अखड़ा है, इस पे बैन लगा रहा है। तो बहुत सारी बातें कारण है। तो हमको यहाँ पे क्या करना था, कारण कि जो जनजातीय विद्रोह हुआ उसके पीछे कारण क्या थे। तो 10 पॉइंट कम नहीं है, 10 पॉइंट एग्जाम में लिखिएगा तो फिर आपको नंबर जम के मिलेगा। 6 पॉइंट भी लिख के आप आएंगे ना, हम लिखवा 10 पॉइंट, अगर एग्जाम में 6 पॉइंट भी लिख के आएंगे तो धुआंधार नंबर आएगा, नंबर खूब मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, इसको आपका हो गया। का स्वरूप कैसा था? तो जनजातीय विद्रोह का स्वरूप था सो हिंसात्मक था। ऐसा नहीं था कि आदिवासी फूल का माला लेके लड़ने आ रहे थे। आदिवासियों को लगा कि अरे भाई अब विद्रोह है तो फिर विद्रोह है तो है, हाथ में कुल्हाड़ी और हाथ में तीर धनुष। नहीं था कि वे बहुत गांधीवादी मूवमेंट से लड़ रहे थे। गांधी जी जब अपना करते थे आंदोलन तो वहां पे गांधीयन था कि हिंसात्मक नहीं, अहिंसा पे था। और यहाँ था, यहाँ पे हिंसा, मारोगे तो हम भी मारेंगे, मरेंगे तो मरेंगे। तो इनका विद्रोह हिंसात्मक था और था। मतलब जो विद्रोह हो रहा है पलामू में और जो विद्रोह संथाला में, उसका कोई लिंक नहीं था। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग टाइम पे कुचल दिया गया। रांची खूंटी में हुआ, कुचल दिया गया। संथाल में हुआ, कुचल दिया गया। पलामू में हुआ, कुचल दिया गया। तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका स्वरूप अलग अलग था, स्थानीय था। यह विद्रोह संसाधन विहीन आदिवासियों के द्वारा संसाधन संपन्न औपनिवेशिक सत्ता के पास था। एक तरफ था हाथ में कुल्हाड़ी, धनुष, लाठी, और एक तरफ था हाथ में बंदूक और तोप। कौन जीतेगा? अभ्यस्त की बंदूक और तोप जीतेगा। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया कि यह विद्रोह संसाधन विहीन आदिवासियों के द्वारा संसाधन संपन्न औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ था। स्थानीय कारकों तथा जातीय हितों सुरक्षा से प्रेरित था। अब मान लिया जाए कभी कभी ऐसा भी होता था, मान लिया जाए संथाल लड़ रहा है, अब संथाल लड़ रहा है तो मुंडा बोलेगा हम नहीं लड़ेंगे, या हमको क्या मतलब है? मुंडा बोलेगा हम नहीं लड़ेंगे, सदान बोलेगा हम नहीं लड़ेंगे, हमको क्या मतलब है? सदान तो लड़ते भी नहीं थे। सदानों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है चापलूसी करना अंग्रेजों का। अंग्रेज आए, पैसा मिला, सदान को चापलूसी शुरू कर दिए। कास्ट से लोअर कास्ट थे और चापलूसी कर करके उनका काम करते थे। अब लड़ रहा है, मुंडा बोला हमको मतलब नहीं है, मुंडा लड़ रहा है, बोला हमको हो, बोला कि हमको मतलब नहीं है, फिर और कोई मतलब ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि सारी आदिवासी में भी अपना फूट था और उसके बाद जो सदान थे उनमें भी फूट था। तो उससे क्या मतलब? आदिवासी लड़ रहा है, आदिवासी का काम है, या आदिवासियों के इंटरेस्ट से लड़ रहा है, हमको उससे मतलब नहीं है। और सदानों ने कभी ऐसा बड़ा विद्रोह किया भी नहीं, तो उनको हिम्मत भी नहीं थी, और इन लोग का हिम्मत था लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये जातीय हित सुरक्षा। इसका अगला पॉइंट है, इस विद्रोह पर अंधविश्वास था रूढ़िवाद। अब यहाँ पे अंधविश्वास, उसने को उठा लिया फायदा करने कि हमको तो सिंगमोंगा ने दर्शन दिया है, कल ही हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग जाके लड़ेंगे और हरा देंगे। अब इस प्रकार का मिथ पड़ गया, सबको लगा कि सही बोल रहा है भाई, हमारा प्रकृति पूजक जो हमारा जाहिर बुढ़िया जो बरांग गुरु है हमको सपोर्ट करेगा, लड़ने चलेंगे, हथियार है ही नहीं आपके पास, कैसे लड़िएगा? मौत निश्चित था। इसलिए भी थोड़ा सा और रूढ़िवाद का पर्याप्त इसमें प्रभाव था। इस विद्रोह में वर्ग संघर्ष के बीज भी दृष्टिगत होते हैं। इसकी पुष्टि आदिवासियों के द्वारा न केवल निम्न आर्थिक स्थिति वाले गैर आदिवासियों पर आक्रमण से परहेज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे
अपितु गैर आदिवासियों के साथ मिलकर संघर्ष में योगदान भी दिया, है ना। तो एक होगी, अब ये वर्ग संघर्ष का कहने का मतलब क्या है? क्या वर्ग संघर्ष कहने का मतलब है कि ये आदिवासी पूरा मिलकर लड़ गए खिलाफ अंग्रेजों का। तो अलग अलग बंटवारा, मैंने कहने का मतलब है कि एक वर्ग अलग अलग वर्ग लड़ रहा है, ठीक है। और जो गांव, जो एक एग्जाम्पल जमींदार का वर्ग है, एक वर्ग लड़ने वाला है और एक वर्ग यहाँ पे जमींदार का वर्ग है। अब जो जमींदार का वर्ग है इसके पास ताकत है, पावरफुल है, इन लोगों ने कहा, इस पर अटैक कर दिया, इन लोगों ने इस पर अटैक कर दिया। तो जो अटैक हो अंग्रेजों पे, वो अटैक हो गया जमींदारों पे, इसको लोग दिक्कू मान रहे थे। इस संदर्भ में भी एक वर्ग संघर्ष वाली बात यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो ऐसा पूरा स्वरूप था विद्रोह का। अब बात करते हैं विद्रोह। देखिए, प्रमुख विद्रोह को हम लोग यहाँ पे नहीं पाएंगे, हमारे पास समय कम बचेगा, तो ये हम लोग खाली हल्का मेंशन कर देंगे, तो हमेशा हल्का सा इसको मेंशन कर देंगे। विद्रोह प्रमुख रूप से 1767 और 1767 के बीच ढाल विद्रोह से प्रारंभ मानी जाती है। चुनार विद्रोह हुआ, चिरो का विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, हमार विद्रोह, 1785 का तिलका मांझी आंदोलन, 1820 का हो विद्रोह। तो ये तो सारे विद्रोह खाली मेंशन कर पाएंगे। इन विद्रोहों का घटनाक्रम भी संभव नहीं है और इन विद्रोहों को विस्तार से लिखना भी संभव नहीं है। यहाँ पे यह संभव ही नहीं है कि हमको पूरा विस्तार से यहाँ लिख पाए। तो ये विद्रोह को हम लोग ऐसे दर्शा लेंगे, मेंशन कर देंगे। हुआ 31-32 का कोल विद्रोह, 32-33 का गंगा नारायण का हंगामा भूमिज विद्रोह, 1855-56 का संथाल विद्रोह, 1899-1900 का, 1899 और 1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह या बिरसा मुंडा और गुलाम। एक प्रकार से निर्णायक लड़ाई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को जनजातियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ा। सब बड़े मूवमेंट थे, बड़े विद्रोह थे, और जब बड़े विद्रोह हुए तो दोनों पक्षों की हानि हुई। आदिवासी का हानि हुआ, जो अंग्रेज था उसको भी हानि हुआ। तो लगा कि नहीं, ये विद्रोह बार बार क्यों हो रहा, समीक्षा किया गया तो लगा कि नहीं, जो आदिवासी है उनका जमीन, जो आदिवासी है उनका कल्चर, उस पर ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया जाए, तभी हम आराम से रूल कर सकते हैं, वह नहीं तो आप रूल नहीं कर पाएंगे। आज अभी भी देखिए आप, यहाँ पे चुनाव हुआ, झारखंड में चुनाव हुआ। अब चुनाव झारखंड में हुआ और सारा आदिवासी खिलाफ हो गया बीजेपी के, तो नहीं सत्ता मिल पाया। मतलब सत्ता उसी को मिला जिसके साथ आदिवासी थे। तो आदिवासियों का एक बड़ा यहाँ मास वर्ग रहा है, और बड़े बड़े विद्रोह हो रहे हैं। इन विद्रोह में जो आदिवासियों की समस्या है नहीं, यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाए। 1914 का ताना भगत आंदोलन आदिवासियों के गुस्से का प्रति थी। कहने का तात्पर्य है कि इन जनजातीय विद्रोह ने अंग्रेजों को सुधार के लिए बाध्य किया, और सुधार के लिए बाध्य किया तो हर विद्रोह के बाद कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, दिखाई पड़ता है। जो विद्रोह का परिणाम आप देखते हैं ना, उस विद्रोह के परिणाम में एक ही सही, दो ही सही, लेकिन विद्रोह के परिणाम में सुधार हुआ है। विद्रोह के परिणाम में सुधार, जो कि अंग्रेजों को सुधार करना पड़ा। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। बात करते हैं, पहला बात किए विद्रोह का कारण, बात किए विद्रोह का स्वरूप, और फिर बात किए प्रमुख विद्रोह। प्रमुख विद्रोह में हम लोग विद्रोह को देखेंगे, ठीक है। देख लिए सारा विद्रोह की वजह से मेंशन कर, मैप डाल देंगे झारखंड, चूंकि ये पूरा मैप है, झारखंड में डाल देंगे। आप इससे बना सकते हैं, जो मर्जी दिखा दीजिए, बिरसा मुंडा का आंदोलन, ताना भगत का, साल भगत का, तिलका मांझी का, चेरों का, या अन्य भी दिखा सकते हैं। जो आपको लगेगा कि आप दिखा सकते हैं, अन्य विद्रोहों को भी आप दिखा सकते हैं। ज्यादा विद्रोह नहीं, हमको लगता है कि अन्य विद्रोह मतलब कि 5 से 6 विद्रोह दिखा दीजिएगा, मैप साफ साफ बनेगा। तो मैप झारखंड का बना देंगे, झारखंड का मैप बना देंगे तो थोड़ा सा आपको ये हो जाए कि हाँ, ये यहाँ दिखा देंगे। रांची क्या है, रांची कैपिटल है ना, कैपिटल है, इसको दिखा देंगे।
झारखंड का मैप बना के दिखाएगा थोड़ा सा आप ज्यादा अच्छा लगेगा। आजकल एक फैशन हो गया है फ्लो चार्ट का, और फैशन हो गया है मैपिंग का, मैप का। जहाँ भी एग्जाम सेवा परीक्षा वहां पे सफलता का उनका ज्यादा मार्क्स आ रहा है जो थोड़ा सा फ्लो चार्ट थोड़ा सा मैप डालते हैं। तो मैप डाल दिए तो भी आपका थोड़ा सा नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद आया परिणाम क्या हुआ, जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह का परिणाम भी दिखाना बहुत जरूरी है। परिणाम का संदर्भ यहाँ प्रभाव से है कि प्रभाव क्या पड़ा। ऐसा नहीं है कि विद्रोह हुआ तो कुछ नहीं हुआ, विद्रोह हुआ तो हुआ, बहुत कुछ हुआ, क्योंकि अंग्रेज ठोक के मारे गए। 1857 के विद्रोह से पहले आप देखिएगा संथाल विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये दो बड़े विद्रोह, मतलब 1855 के बाद से अंग्रेज जो मरना शुरू हुए भारत में, खूब मरे। 55, 56 और लास्ट में 57, तो लास्ट 58 तक, ये 4 सालों में कितने अंग्रेज मारे गए पता नहीं। लास्ट में अंग्रेजों को लगा कि भैया एक कंपनी को पहले कंपनी के छीन लो हाथ से, और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता 1858 में छीन के ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। इससे पीछे ही कारण था। 1855 विद्रोह, 56 विद्रोह, 57 में पूरा देश का विद्रोह, 1857 का विद्रोह व्यापक था और 58 तक। तो 4 साल में जो विद्रोह हुआ और इसमें इतने अंग्रेज मारे गए, लास्ट में कंपनी से छीन लिया गया। कंपनी सक्षम नहीं है भारत में राज करना। कंपनी जो आर्थिक हित है और कल्चर हित है उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। गया उससे सत्ता छीन के दे दिया गया, किसको दे दिया गया? ब्रिटिश पार्लियामेंट को। कि आज से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो भारत के लिए बनाएगी कानून और भारत पे रूल करेगी। होंगे लेकिन कंपनी पे सत्ता का अधिकार नहीं होगा। तो जनजातीय आंदोलन का जो परिणाम प्रभाव पड़ा उसको भी हमको देखना बहुत जरूरी है। यद्यपि जनजातीय आंदोलन को सही मायने में सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद यह तथ्य स्थापित हो गया कि साधन विहीन जनता भी ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष कर सकती है और कुछ क्षेत्रों में मात भी दे सकती है। एक डर तो हो गया ना, हो गया कि नहीं, भले ही जो जनता के पास रिसोर्स नहीं है लेकिन गुरिल्ला वार करेगी, छिप के मारेगी, तो छिप के मारेगी तो हम फिर यहाँ ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। संथाल विद्रोह को आंशिक सफलता मिली जिसका परिणाम था संथाल परगना की स्थापना। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि वास्तव में क्या कुछ हुआ। तो संथाल विद्रोह का दिखानेंगे तो बना। अब संथाल परगना की स्थापना क्यों किया गया? प्रशासन सहूलियत के लिए, और जो यहाँ के लोगों की समस्याएं हैं वो कैसे प्रशासन अच्छे से, कुछ अधिकार भी दिए गए। बहुत सारी बातें इसमें विस्तार से करेंगे तो और इसको पढ़ने को मिलेगा। उसकी स्थापना, उसका क्या था उपलब्धि? उसका था उपलब्धि आपका 1908 का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, CNT एक्ट 1908 को माना जा सकता है। 1900 खत्म हुआ, बिरसा मुंडा मर गए, तो उसके बाद 1904 में ही फादर हॉफमैन है ना, फादर हॉफमैन को ड्राफ्टिंग के लिए दिया गया था कि आप एक ऐसा कानून लाइए। हॉफमैन को दिया गया था आप एक ऐसा कानून लाइए जिसमें जो झारखंड के क्षेत्र के जो जनजातीय हैं उनकी जमीन बची रहे और उनका जमीन ट्रांसफर नहीं हो पाए। और ये कानून कहाँ पास हुआ? ये कानून पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये कानून इंडिया में पास नहीं पास हुआ है, कानून पास हुआ इंग्लैंड में पास हुआ। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कानून को पास किया और लागू किया और आज भी लागू है अमेंडमेंट के बाद। कहा जाए कि बिरसा मुंडा मूवमेंट के बाद सफलता ही मिली। जनजातीय आंदोलन के परिणाम स्वरूप आदिवासी क्षेत्रों के विकास में अपेक्षित गतिविधियां प्रारंभ की गई विकास के लिए, ऐसा विकास भी किया जाए। तो शायद जो गुस्सा है इनका कुछ कमेगा। विद्रोह की असफलता के कारण जनजातीय विद्रोह संगठित तथा स्थानीय विद्रोह था। जनजातीय विद्रोह में अंधविश्वास का प्रभाव था, सम्यक तथा प्रगतिशील का अभाव था और आंदोलन में वर्ग संघर्ष भूमिका थी। ये कुछ पॉइंट थे जिससे क्या हो गया? असफल हो गया। झारखंड में जो जनजातीय संघर्ष है उसको असफल ही माना जाता है। ये कहा जा सकता है कि कुछ आंशिक सफलता मिली, कुछ आंशिक सफलता मिली, कुछ आंशिक सफलता मिली, ठीक है ना।
लेकिन ऐसे इसको असफल ही कहा गया। किस कर सकता है, कहा जा सकता है 18वीं 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोहों ने अंग्रेजी सत्ता की नींव को हिलाकर रख दिया, जिससे वे काफी लंबे समय तक भारत की सत्ता पर काबिज ना हो सके। 1947 में जो आजादी मिली है उसमें कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स रिवोल्ट है उसका भी हाथ है। 1855 से लेकर 1947 हिला बहुत सारा मूवमेंट हुआ और कभी आदिवासियों ने अंग्रेजी दास्ता को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। देखिए हमारा यहाँ उद्देश्य से मतलब नहीं है, हमारा यहाँ उद्देश्य हमारा उद्देश्य है यहाँ एग्जाम। तो एग्जाम को पर्पस से देखिएगा तो इसी आंसर फॉर्मेट पे 600 वर्ड में तो मैं डाल दीजिए, डाल दीजिए, 40 में 26 28 नंबर मिल सकता है। ये आपका आंसर फॉर्मेट, और आंसर फॉर्मेट पे लिखिएगा तो आपको लिखिएगा तो 40 में 26 से लेकर के 28 की मार्किंग, 28 की मार्किंग आपको हो सकती है। और झारखंड सेक्शन हमेशा स्कोरिंग रहा है, झारखंड सेक्शन है हमेशा स्कोरिंग रहा है। इसको आप तो नहीं कर सकते हैं, 4 क्वेश्चन 4 लॉन्ग लिख सकते हैं, ठीक है ना। पहला हिस्ट्री का एक है ना, इकोनॉमी का एक और एग्रीकल्चर साइंस का एक, 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना मार्क्स से, 40 मार्क्स है ना, तो आपका 160 मार्क्स, मतलब 160 अंक का झारखंड है। झारखंड का आप अच्छे तरीके उठा सकते हैं। इसको लोग इग्नोर करते जाते हैं एग्जाम में, इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना। बाकी झारखंड का क्लास अभी लगातार, रिपब्लिक डे का भी थोड़ा सा है तो रिपब्लिक डे का भी होना चाहिए, रिपब्लिक डे का होना चाहिए। तो 25 जनवरी और 26 जनवरी पे थोड़ा सा सहयोग राशि में छूट मिलता है, ऑफर मिलता है। नंबर पे कॉल करके संपर्क करिए, मैसेज कीजिए 9599624827 और 827 मैसेज करना है 9599624827 पे। रिपब्लिक डे का जो सहयोग राशि है उसको कम हो जाता है, कम पैसे मिल जाता है कोर्स तो अच्छी बात है। तो ऑफर तो नहीं कहेंगे, सहयोग राशि सपोर्ट। वैसे छात्र आर्थिक समस्या है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते, मैसेज कीजिए तो संभव होगा। कल क्लास आपका नहीं होगा, कल जो है सो कल शनिवार है, संडे को टेस्ट संडे को होगा, उसके बाद मंडे से क्लास चलेगी, अपने टाइम बाद चलेगी। कल तो क्लास नहीं है, परसों मंडे को टेस्ट है। हम लोग मिलेंगे फिर सोमवार। अगर कोई समस्या हो, कोई आपके पास दिक्कत है, कोई और है तो बना हुआ है, हम प्रयास करेंगे कि आपका समस्या को सुलझाएं। बीपीएससी पीटी का रिजल्ट अभी आया है, पास किए हैं तो बीपीएससी भी दीजिए। बीपीएससी एक अच्छा मौका था झारखंड की लड़कियों महिलाओं के लिए, 35% बीपीएससी में आरक्षण था, तो फायदा उठाना चाहिए। कुछ लोग पास भी किए हैं तो लगिए। अगला हम लोग अगली क्लास होगी सोमवार को, तब तक के लिए तो फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को।